बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है असद तूर साहब। दो बातों पर असद तूर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो आज एक ख़त लिखा गया है अडयाला जेल की इंतज़ामिया की तरफ से, जो बिलखसूस इमरान खान साहब के हवाले से है। और वो ये ख़त असद तूर साहब उस वक्त लिखा गया जब रात, आपको पता है कि 2 दिन पहले, मतलब गुज़श्ता रात, इमरान खान साहब के दोनों बेटे जो है कासिम और सलमान, उनका इंटरव्यू जब सामने आया तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की। उसके बाद ये ख़त लिखा गया। मैं ख़त नाज़रीन आपको सामने रखूँगा। असद तूर साहब को बताया, बड़ा खौफनाक किस्म का ये ख़त है। और फिर दूसरी हम इस पर बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो मामला हुआ था 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, जो तनाव था और जंग जो दोनों ममालिक के बीच में लगी, 6 और 7 मई के बीच में जो सारा कुछ हुआ, एक नया दावा सामने आया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, जिसमें जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब की उज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने कहा जी कि ये जो जंग का असद तूर साहब मामला है, जो जंग का डिज़ाइन जिसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, ये जंग का डिज़ाइन तैयार किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। और अरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये बात की है। इस हवाले से मैं असद तूर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं ख़त वाला मामला जो है ना वो पढ़ कर सुनाऊँ। ख़त ये है, नाज़रीन आपको बताते हैं कि ये ख़त, इस ख़त एक नया पेंडोरा बक्स खोल दिया है। और वो ये ख़त है कि जेल रूल्स में बैरून मुल्क बात कराने और ज़ाती मालज चेकअप का कोई जिक्र मौजूद नहीं। अदालत 10 जनवरी और 3 फरवरी के आर्डर्स, यानी इमरान खान की बैरून मुल्क बच्चों से बात कराए और ज़ाती मालज चेकअप की इजाज़त देने पर नज़रसानी करे। यानी अडयाला जेल ने यह ख़त लिखा है, अदालत ने फैसला दिया था कि इमरान खान साहब की जो है उनके बच्चों से बात करवाई जाए और उनकी ज़ाती मालज को उन तक रसाई दी जाए। अब अडयाला जेल ने यह लिखा है कि ये नज़रसानी दरख्वास्त दायर की कि भाई जेल रूल्स में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि उनके बच्चों की बाहर बात करवाई जाए, उनकी उनसे बाहर बात करवाई जाए बच्चों से, और फिर ज़ाती मालज तक रसाई दी जाए। ये लिखा गया है। पर नज़रसानी करे और दरख्वास्त मुस्तरद करे, क्योंकि एक तो मज़कूरा कैदी यानी इमरान खान के हवाले से इल्ज़ाम है कि नाहक और गैर मजाज सहूलियात इंजॉय कर रहे हैं। इस वजह से दूसरे कैदी भी ऐसी सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। अदालत का इमरान खान की बच्चों से बैरून मुल्क बात कराने और ज़ाती मालज चेकअप का हुक्म कैदियों के बुनियादी हकूक, मसावत और इंसाफ से भी मुनाफी है। आइन का आर्टिकल 25 तमाम शहरियों के लिए कानूनी तौर पर बराबरी की ज़मानत देता है। आइन का आर्टिकल 25 रंग, ज़ात या अकीदे की बुनियाद पर इम्तियाज़ से मना करता है। तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हैं। अदालत का मज़कूरा हुक्म मुस्तकबिल में एक मिसाल बनेगा जिसके ज़रिए अदालती निज़ाम को ब्लैकमेल करने और जेल इंतज़ामिया पर गैर ज़रूरी और गैर बजाज मुतालबात तस्लीम कराने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस वक्त अडयाला जेल में 93 गैर मुल्की कैदी भी मौजूद हैं जो अपने प्यारों से बैरून मुल्क राब्ता के ख्वाहिशमंद हैं। बैरून मुल्क राब्ता करने की सहूलत किसी कैदी को नहीं दी गई। इस सहूलत को एक कैदी तक महदूद रखना इम्तियाजी सलूक के ख़िलाफ़ होगा। पंजाब की जेलों से कैदियों की जानिब से बड़ी तादाद में दरख्वास्तें आई हैं, जिनमें कैदियों ने जेलों में गैर इम्तियाजी सलूक पर सख्त मायूसी का इज़हार किया है। ये सहूलियात जेल रूल्स 1978 में शामिल नहीं है। ये जनाब इस्दा की है उस कोर्ट में, उन्होंने अडयाला जेल के हुकाम ने, जिस कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात करवाई जाए, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन थी गालबन, या 2 दिन थी, और फिर उनके ज़ाती मालजीन के उन तक रसाई दी जाए। और ये ख़त उस वक़्त सामने आया जब गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब के दोनों बेटे कासिम और सलमान का एक इंटरव्यू आया। उसके बाद ये ख़त सामने आ गया। देखिए, मुझे एक चीज़ तो बड़ी हैरत अंगेज़ है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अडयाला जेल की इंतज़ामिया बताएगी कि आप क्या कितनी भयानक गलती कर रहे हैं। हम एक जाबिर रियासत हैं और आप वहाँ पर लोगों को उनके हकूक देने और एक वेलफेयर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वजह से तो 93 और लोगों के भी मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने तो मसले कायम रखने हैं, हल नहीं कर रहे हैं, हल नहीं करने। ठीक है, तो आप तो 93 और लोगों को भी, जिसे कहते हैं, उनकी जिंदगियां आसान कर देंगे, उनकी फैमिली तक रसाई मुमकिन बना देंगे एक इमरान खान के फैसले के चक्कर में।
ऐसा कम मत मत करें। वो ये बता रहे हैं, लाइक लिटरली अब हम इस लेवल पर आ गए हैं कि अब हम एक बाप की, चाहे वो जो भी है, उन पर मुकदमात दुरुस्त हैं गलत हैं, वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन हम इस लेवल पर हमारी रियासत आ चुकी है कि हम चाहते हैं कि बाप बच्चों की बात ना हो। जी, क्या बात होगी यार, वो कोई एटमी राज शेयर करेगा अपने बच्चों से, क्या करेगा? क्या पता रियासत यही एक वो समिति होगी कि कोई उसके बच्चे हैं, वो बात करेगा, अपना हाल बताएगा, बच्चे पूछेंगे, ये वो बच्चों की भी तसल्ली हो जाएगी। एक इतनी छोटी सी चीज के लिए वो इतने पेटी लोग हैं। वो मकबूल बाकर साहब ने लिखा था कि बड़े ओहदों पर बोने बिठा देंगे तो बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। हम कदम कदम पर साबित करते हैं कि हमारे ओहदेदार बोने हैं, वो इतनी छोटी और इतनी कम ज़र्फ सोच के मालिक हैं। यानी खत लिखे जा रहे हैं अदालत को कि जी ये नहीं है, मतलब इस पर कम से कम अदालत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना लेकिन यहाँ पर एक अदालत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट है जिसने ये खत लिखा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस आर्डर को नहीं मानता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जब कहते हैं कि आप मंगल के रोज़ और जमरात के रोज़ उनके इमरान खान के सबके सियासी रुफ़का और उनके फैमिली मेंबर उनसे मिल सकते हैं, वो उनसे उस आर्डर को नहीं मानता, तो आप कहाँ तो अदालत की बात करते हैं? यही बहुत बड़ा आलमी है ना कि अब अदालत की तौकीर ये रह गई है कि अब अडयाला जेल की इंतजामिया भी नहीं मानती। लेकिन मातहत के साथ एक बात और भी मैं कहूँगा, इसमें कमजोरी पीटीआई की भी है जी, कि पीटीआई की जो रहनुमा हैं जो जेल से बाहर हैं, उनका इम्पैक्ट इतना है या उनकी जद्दोजहद की हैसियत ये है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रहे थे, उस पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकते। नहीं, वो तो लाइक आपकी ये कुव्वत है, ये आपकी सियासी हिकमत अमली है। तो अगर यही होगी, आप यही रोज जाके ड्रामा करेंगे कि वो जी देखो हमें रोका हुआ है बैरियर के ऊपर, वो देखो जी मुझे गाड़ी में बजा के बैठ गए पुलिस की, और ये टिकटॉक पे तो वीडियोस चल जाएंगी, आगे कुछ नहीं होगा। और ये सिर्फ इंतजामिया नहीं अडयाला जेल की, ये पीटीआई के रहनुमा बराबर के शरीक है। ये सब कुछ मिली भगत से होता है। लेकिन एक बात मुझे बताए असद भाई कि जिस तरह आप कह रहे हैं पीटीआई, अब देखिए जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये ऑर्डर दिया था, तो एक दिन आपको याद होगा कि सलमान अकबर राजा साहब, अलीमा खानम साहिबा, ये जाके कायम चीफ जस्टिस के जो सेक्रेटरी है उनके चैम्बर में जाकर बैठ के, और कायम चीफ जस्टिस से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और अलीमा खानम साहिबा ने बाहर आकर ये बात की थी कि हमारी उनसे बात हुई है। उन्होंने ये कहा, मैंने उन्हें कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम चीफ जस्टिस को कि अगर कोई अदालत का हुक्म ना माने तो क्या होना चाहिए, तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा था जी कि उन पर तौहीन अदालत लगनी और जेल में होना चाहिए। तो अलीमा खानम ने कहा कि मैंने फिर चीफ जस्टिस को कहा कि आपकी इसी अदालत का हुक्म अडयाला जेल के जो हुकाम है वो नहीं मान रहे। उन्होंने कहा जी नहीं, अगले मंगल को आपकी मुलाकात हो जाएगी, आप चले जाएं। यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन वो यकीन दहानी सिर्फ यकीन दहानी ही रही थी ना, मुलाकात तो नहीं हुई उनकी मुलाकात उनके साथ। देखें तो तौहीन अदालत जो लगाने वाले वो ये कह रहे हैं यार, ये तौहीन अदालत की पिटीशन फाइल करें ना, वो आज लगी हुई, आज भी उस पर उन्होंने बैरिस्टर नहीं सरदार लतीफ खोसा साहब ने कहा, जब ये पैरोल के हवाले से दरख्वास्त की समाअत हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी एक तौहीन अदालत की पिटीशन यहाँ पड़ी हुई है, तो वो लगा दे, फिक्स कर दे। तो उन्होंने कहा जी मैं उसको देख लेता हूँ। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कायम जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा इनको भी कमरा अदालत में याद आया, एक साथ अर्जेंट की एप्लीकेशन भी डाल दी। हाँ, अर्जेंट की, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अर्जेंट की, अर्ली हियरिंग की, अर्ली हियरिंग की डाल देते जी, वो लग जाती है, अदालत मजबूर होती फिर तो लगाने के लिए। ठीक है, ये मैं फिर ये कहूंगा कि सिर्फ अडयाला जेल की इंतजामिया तक नहीं, ये पीटीआई भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है। ये आप एक चीज बताइए ना, पिटीशन डाली हुई है, उसकी हियरिंग के लिए नहीं लगवा रहे भाई। जुबानी यकीन दहानियों पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने बकौल अलीमा खान साहिबा के उनको करवाई, इधर से आप एक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी हैं,
उन्होंने भी सलमान सफदर साहब को कहा था कि आप बस नहीं मैं ऑर्डर ही दूंगा, आप जाके मिल लीजिए, हो जाएगी। तो मुलाकात हुई थी? नहीं हुई थी। ओ भाई, इनके तहरीरी ऑर्डर्स का वो बूट की नोक पे नहीं लिखते, आप कह रहे हैं जुबानी कलामी, इनकी यकीनदानियों के ऊपर मुलाकातें होंगी। छोड़े ना यार, ये इनको पता कि जुबानी यकीनदानी का क्या मतलब होता है। इन जजों की, इन अदालतों की हैसियत इन लोगों को मालूम है, उसके बावजूद ये अगर कुछ नहीं कर रहे तो फिर ये भी बराबर के बराबर के उसके शरीक है और इन्हें जिदोजहद करनी चाहिए। अच्छा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये 22 अप्रैल को जो पहलगाम वाकया हुआ था, ज़ाहिर है असद भाई मैं कश्मीरी हूँ, पहलगाम श्रीनगर के साथ या श्रीनगर से 18 किलोमीटर दूर है। जो गांव था ऊपर, वहां पर ये वाकया हुआ। उसके बाद 22 अप्रैल के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच बड़ा तनाव रहा, शदीद किस्म का तनाव। रोज़ाना की बुनियादों पर हिंदुस्तान की तरफ से जारियत के बयान आते रहे। अच्छा, वहाँ इन्वेस्टिगेटिव वो तहकीकात नहीं शुरू की उन्होंने। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पर एबटाबाद में कहा था कि जी आप तहकीकात करेंगे, आज़ादाना तहकीकात करेंगे तो हम उसके आपके साथ कापरेट करेंगे। लेकिन शायद उन्होंने इसको कमज़ोरी समझा कि पाकिस्तान जी लंबा लेट गया, अब नहीं। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि जंग ना हो, हम अमन की आशा लेकर चलते रहे, लेकिन नहीं। उसके बावजूद 6 मई को हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक हो जाता है। 6 और 7 मई की दरमियानी शब को, 8 को भी चलता रहा मामला, 9 को भी चलता रहा। हम बड़ा बार तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे। DGI-SPR जब भी वहाँ से अटैक होता तो DGI-SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उन्हें यही कहते कि भाई आपने ये जारियत दिखाई है, दुनिया को भी बताते कि जारियत दिखाई है, आपको इसका जवाब के लिए आप तैयार रहे। वक़्त, चुनाव, ये सब कुछ हमारा होगा, लेकिन आप जवाब के लिए तैयार रहे। हमें वो कौम को कहते रहे कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, हम तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे। 9 तारीख की रात को जब नूर खान एयर बेसिस, मुख्तलिफ एयर बेसिस पर जब हमला आवर हुए हिंदुस्तानी, तो फिर 10 की सुबह को वो पूरी कहानी डिटेल पता है आपको, आपने भी वीला किया था कि चीफ आर्मी स्टाफ ने ताज्जुद पढ़ी, नमाज पढ़ी, जमात करवाई, लंबी दुआ की। दुआ करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, ये सूरत सफ की एक आयत है। और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं असद भाई, जो मुजफ्फराबाद में जिस मस्जिद पर अटैक किया था ना हिंदू भारत ने, उस मस्जिद के मेहराब पर भी ये आयत लिखी हुई थी जो। अच्छा, वो लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल हुई। हमारी सपा बिलखुसूस एयरफोर्स बड़ी ही जरहाना वो लड़ी और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। उनकी जंगी महारत कमाल की थी। लेकिन इस सब के बीच में एक बयान आता है पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहिबा का कि ये जो सारा कुछ डिज़ाइन किया गया था, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया था। और ये भी, अच्छा, अरफान सिद्दीकी साहब, बात यहाँ नहीं रुकती। अरफान सिद्दीकी साहब रात को डॉन टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि मियां साहब बोले नहीं बोले, खामोश रहे, वो दिल में बोले लेकिन वो गरजे जरूर। तो क्या कहते हैं इस पर, ये कहाँ डिज़ाइन तैयार किया उन्होंने फतह का? देखें, मियां साहब 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और मेरे चश्मे तस्वुर सोच रही है कि उन्होंने बुलाया होगा शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ साहब को, एयर चीफ साहब को, ठीक, कमरे के अंदर से कुंडी लगाई होगी, जेब से मैप निकाला होगा, टेबल पे रखा होगा और बताया होगा ये देखो ये पठानकोट है, यहाँ पर ये आदमपुर है। सिद्धू साहब जो एयर चीफ है उनको कहा होगा यहाँ पे आपने एयरफोर्स से अटैक करवाना है। ये देखो ये उधमपुर है, ये जनरल आसिम आपने यहाँ पर अटैक करवाना है, फतेह 1 मिसाइल मारना है, 2 नहीं मारना, 2 हम दूसरे पे फायर करेंगे। ठीक है, ये जम्मू का एयरबेस है। हाँ, ये जम्मू का है। ठीक है, यहाँ पर फ्लां करना, ये उधमपुर पे ये फ्लां मिसाइल यूज करना। अच्छा सिद्धू साहब, आपको क्योंकि एयरफोर्स का नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, वो अपने लोगों को जाके मैंने रखवाया हुआ है उधर बाहर। अच्छा, बाहर रखवाया हुआ है, वो ले जाइएगा साथ। ठीक है, तो वो S-400 उसको नहीं रोक सकता, तो वो उससे अटैक करवाइएगा। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने पूरा उनको ब्रीफ किया होगा। ठीक है, और वो जगह भी बताई होंगी कि जनाब आसिम मुनीर साहब, आप यहाँ पर अगर फतेह 1 खड़ा करेंगे ना उसका लॉन्चर, तो जब यहाँ से फायर होगा तो उसकी रेंज बनती है, तो ये जगह जो होगी ना टारगेट हो जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है, जहाँ से हमारे जेट प्रवास कर रहे हैं वो भी जगह बताई होगी, वो भी बताई होगी कि ये वाला जेट फ्लांस करना है। ठीक है, मेरे गराज में 2 JF-17 खड़े हुए हैं, वो भी ले जाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो और
वो मैं पढ़ रहा था खबर भी कि वो कह रहे थे कि मियाँ साहब के बड़े हौसले बुलंद थे, और तो जाहिर बात है इतने बुलंद हौसलों के साथ उन्होंने जब और तमाम ऑपरेशन डिजाइन करके बताया होगा कि ये करना है, तो फिर फौज और एयरफोर्स के भी हौसले बुलंद हो गए होंगे कि यार नवाज शरीफ अगर हौसले में आ गया तो फिर हम क्यों। इस बीच में आपने बहरिया के चीफ को छोड़, उसे भी बुलाया होगा वहां पर? अगर उन्हें बुलाया था तो फिर आप देखते बहरिया से भी हम अटैक करते। अच्छा, उन्हें नहीं बुलाया? उन्हें नहीं बुलाया क्योंकि ठीक, वो ऑपरेशन में अभी उनकी जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने इस्तेमाल भी नहीं की। ठीक, जो दो बुलाए उनसे काम ले लिया। मतलब जनरल आसिम मुनीर और जहीर बाबर सिंधु साहब ये मुताज हैं नवाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ की हिकमत अमली के, हिकमत अमली के मुताज है, डिफेंस प्लानिंग के। हाँ ठीक है। और देखें आज आपको ये भी याद रखना होगा, जो उनको फार्म 47 की लास्टिक की शलवार पहनाई गई है ना, ठीक, मियाँ साहब ने उस लास्टिक का एहसान भी उतार दिया, ये देकर हाँ। तो वो उन्होंने कर दिया। हाँ। आप लोग इस पर जरूर जश्न मनाएं। लेकिन अफसोसनाक, कुछ लोग कहते हैं उनका अफसोसनाक जो कि सियासी कैरियर था उसका अंजाम हुआ है। हाँ। तो आप क्या देखते हैं? वाकई अफसोसनाक है, इतने इररिलेवेंट हो गए ये कि वो बिल्कुल इररिलेवेंट इंसान है। क्या आप उनसे तवक्को करते हैं? क्या है वो एक एमएनए है, वो तो पार्लियामेंट में आके स्पीच नहीं कर सके। वो यहाँ पर जब पार्लियामेंट में इजलास बुलाया ट्वीट नहीं कर सके। मियाँ साहब क्या बात कर रहे हैं? अब उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन डिजाइन किया था, प्लान। ये ना पता है, मैं एक बात हूँ, मुझे कभी भी लगता है कि जो नून लीग की क़यादत है ना, इनको आइडिया तो है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ क्या होगी, इन्हें पता है, हाँ सबको पता है, लेकिन बोल नहीं तो मियाँ साहब का ना दिल बहलाने के लिए कहता था मियाँ साहब आपने क्या काम किया है, ओहो। तो मियाँ साहब शायद उसी में थोड़े से मुतमिन हो रहे थे कि अच्छा कौम मुझे भी याद तो हूँ मैं कौम को। लेकिन असद साहब उनको लगता है कि साहिल पे वो क्या है ना, वो भी डूबा तो नहीं है, तो मियाँ साहब को लगता है मैं मेरे वो कहते हैं मेरे हाथ के भी ऊपर वाली 4 उंगलियां बह रही हैं, डूबा तो नहीं। कबूतर आके उड़ाया था यहाँ से, तो उसके बाद तो इनके इररिलेवेंट हो गए थे। लेकिन वो फार्म 47 के लास्टिक शुदा शलवार, क्या पता वो लास्टिक शुदा शलवार जब वो पहनी हुई है उन्होंने, तो उसकी लास्टिक खुल गई, उसको ऊपर कर रहे हैं शलवार को, इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हरकत कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए असद तूर साहब के ये जब मामला हुआ था 2019 में, आपको पता है जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने असेंबली में तकरीर की, बल्कि कौम से खिताब किया था, और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को, उन्होंने कहा कि आप जब हमला करेंगे तो आप ये समझते होंगे पाकिस्तान जवाब देने के बारे में सोचेंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं, भरपूर जवाब देंगे। और फिर उन्होंने 27 फरवरी 2019 को वो कर भी दिखाया था सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की थी, और फिर दिलचस्प बात 22 अप्रैल से लेकर 10 मई को आप इसे यौम मर्ग का हक करार दिया गया। हर साल इसकी जनाब वो तकरीबात पूरे मुल्क में मनाया जाया करेंगी। तो वो विक्ट्री स्पीच ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कोई तालमेल नहीं है शहबाज शरीफ साहब की। ये देखें, मैंने सच्ची बात उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं नोट की, लेकिन चीज ये है कि क्या है यार, शहबाज शरीफ साहब को अगर वो खुश कर देते कि चले आप भी कहें कि मैंने किया था, ठीक है ना, बच्चों को अपने बहलाते हैं ना यार आप, ठीक है। वो कई दफा होता है ना, कई चीजें आप पीछे से खड़े होकर खुद हिला रहे होते हैं, बच्चे को सामने खड़ा किया तो उसको तो आपने कर दिया, और बच्चा खुश हो जाता है, ठीक है ना यार। मैं ऐसा तूर साहब कभी कभी सोचता हूँ, तो आखिरी सवाल है, मैं कभी कभी सोचता होता हूँ तूर साहब के 3 बार मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख्स जिसने वाजपेयी को लाहौर बुलाया, ये बहुत बड़ा क्रेडिट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ को इतना इररिलेवेंट कर दिया गया, उनकी सियासी मौत इतनी भयानक हुई यार। मैं कभी कभी सोचता होता हूँ कि ये उनके साथ हुआ क्या है। मेरे ख्याल में इस खित्ते में कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब सबसे सीनियर इस वक्त पॉलिटिशियन है जी, जो कि अगर उनके कैरियर का देखा जाए, जितना टाइम स्पेंड का है, जितनी दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे, नो डाउट वो सबसे सीनियर आप कह सकते हैं कि उनको पॉलिटिशियन वो है। लेकिन एट द सेम टाइम इस पूरे खित्ते में सबसे अफसोसनाक अगर किसी का सियासी कैरियर हुआ है तो मियां नवाज शरीफ साहब है। कि आज उन्होंने अपना भाई और अपनी साहबजादी को ओहदे दिलवा लिए, उनकी जमात इक़्तिदार में है, लेकिन ना जमात के पास इख्तियार है, ना उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है, ना उनके पास इख्तियार है, ना उनके पास अपना मैंडेट है
ना उनके पास लेजिटिमेसी है, हम्म, और ना ही कल इलेक्शन हो या आज से 10 साल बाद इलेक्शन हो। मियां साहब पंजाब से भी आउट हो 10 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। हम्म, तो इससे सोचना क्या कैरियर का अंजाम होगा। जुल्फकार अली भुट्टो था, फांसी लगा, तारीख में जिंदा रहा। बेनजीर भुट्टो सड़क पर मर्डर हुई, शहीद हुई, तारीख में रहेंगी। मियां नवाज साहब भी तारीख में रहेंगे, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो क्या थे, इस वजह से कि उनके साथ क्या हुई। तारीख के, सियासत के और सहाफत के तालिब इल्मों को पढ़ाया जाएगा कि एक पॉलिटिशियन ने जब असूल और नजरियात बूट में रखे तो किस अंजाम से वो दो चार हुआ, उसकी पार्टी किस तरह से खत्म हुई। थीसिस लिखा जाएगा, थीसिस लिखे जाएंगे, रिसर्च पेपर होंगे। बहुत शुक्रिया असदुर साहब। नाज़रीन, असदुर साहब ने तमाम सवालात के जवाब आपको दिए। मुझे और असदुर साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।